बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अगस्त 2022 मंथ से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह आप देखने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इससे पहले जितने भी मंथ गुजरे हैं सभी का वीडियो चैनल पर अपलोड है। मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम पीडीएफ फाइल का लिंक होता है, आप वहां से पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे हम बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अगस्त 2022 के प्रश्नों का संग्रह और इसका भी लिंक यहाँ पर, इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं सभी के सभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और हमारे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं पर आपको एकत्रित तौर पर सारा का सारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अगस्त 2022 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का। लेकिन उससे पहले ध्यान रखेंगे, जो भी छात्र 67वीं बीपीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो प्रीवियस जितना भी मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है आप उसे देखेंगे, ये निसंदेह ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब यहाँ पर हमारा आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है। ये प्रश्न है कि हाल ही में अगस्त 2022 में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के नए उद्योग मंत्री बने हैं श्री समीर कुमार महासेठ। ये ध्यान रखना आपको। और इसके तहत हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद समीर कुमार महासेठ नए उद्योग मंत्री बने हैं। हालांकि इससे पहले सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार के उद्योग मंत्री थे। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत आपको दिया था। तो चीज़ें आप बेहतर तरह से अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स वाले श्रृंखला को जरूर फॉलो कीजिएगा। निसंदेह आपकी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब यहाँ पे हम बात करें नए मंत्रिमंडल की, जो बिहार में अभी हाल ही में गठित हुआ है, तो इसको लेकर के हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया था। आप ये मान के चलिए कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पर पूछे जाएंगे। ऊपर आई बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। कंप्लीट जानकारी वहाँ पर आपको दिया गया है और इस साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि इस वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर आप ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2022 को, तो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस था। हमने अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूरा किया है और 76वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने लिखा है, कई छात्र यहाँ से कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो इस वर्ष जो मनाया गया ये 76वां स्वतंत्रता दिवस था। प्रश्न पूछा गया है कि गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कृषि विभाग की झांकी को इसमें पहला स्थान मिला है। जबकि हम बात करें गणतंत्र दिवस की, तो इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस मनाया गया ये 73वां गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकियां निकाली गई उसमें शिक्षा विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। और शिक्षा विभाग की जो झांकी निकली थी ये बंदिशों से आज़ादी थीम पर निर्भर थी, यानी कि इस पर आधारित थी। ठीक है, तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। इस प्रकार से चीज़ों को आपको रिलेट करके याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने अगले पॉइंट में लिखा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद गांधी मैदान में, यानी कि गांधी मैदान पटना में 9 विभागों की झांकी निकाली गई और इन 9 विभागों की झांकी में से कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। प्रश्न यहाँ से भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि कितनी विभागों की झांकी यहाँ पर निकाली गई। तो कुल मिलाकर 9 विभागों की झांकी यहाँ पर निकाली गई। हम यहाँ पे बात करें दूसरे और तीसरे स्थान की, तो अग्निशमन विभाग को दूसरा स्थान मिला। वहीं पे हम बात करें शिक्षा परियोजना की झांकी को, तो इसको तीसरा स्थान मिला। तो चीजों को इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट का हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर यह कि हाल ही में अगस्त 2022 में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि इस वीडियो के सभी प्रश्न चुनिंदे हैं, हमने यहाँ पर सारे सिलेक्टेड प्रश्नों का ही संग्रह किया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है मिथिला मखाना। हालांकि इसे पहले बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था, लेकिन बात करें यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखना है कि जो जीआई टैग देने के लिए नाम जो सुझाया गया था ये बिहार मखाना ही दिया गया था, लेकिन बाद में इसे संशोधन करते हुए मिथिला मखाना किया गया। तो ऐसे में भी हाल ही में 14 अगस्त को मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। इनसे संबंधित पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि लंबे समय के संघर्ष के बाद आखिरकार 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अर्थात जीआई टैग दे दिया गया। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि मिथिला मखाना को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है।
अब यहाँ पे हम बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग के बारे में कई सारी जानकारी हमने आपको पहले भी कई बार दिया है। हालांकि यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट है, यह किस एक्ट के तहत दिया जाता है, तो 1999 के एक्ट के तहत ये जीआई टैग किसी भी उत्पाद को दिया जाता है। जीआई टैग की बात करें तो ये किसी भी उत्पाद को मिलने से उसकी इंटरनेशनल जो ब्रांडिंग होती है वो एक प्रकार से अलग पहचान देती है, और साथ ही साथ उसका जो वैल्यू होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में वो बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ से नोट करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के कितने जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 11 जिला। आपको ध्यान रखना 11 जिला इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। और इस 11 जिलों की बात करें तो इसमें वैशाली, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, भोजपुर और बक्सर शामिल है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करें वैशाली की, तो वैशाली से ही संबंधित है प्रमोद भगत, जो कि काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहे थे, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और बात करें हम सिवान जिले की, तो सिवान जिले में ही भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, सिवान जिले की जीरादेई ग्राम में। और जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने अपने शब्द में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। और बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में ही बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और वहीं पे बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा में आपको ध्यान रखना बिहार का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो रहा है। और साथ साथ एक रिपोर्ट ये भी आई थी दरभंगा के बारे में कि बिहार में दरभंगा जो है ये दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। पहला तो है पटना, लेकिन दूसरा है दरभंगा। और बात करें कटिहार की, तो कटिहार के बारे में आप ध्यान रखिए, बिहार के क्षेत्र में जो गंगा नदी प्रवेश करती है तो प्रवेश करती है बक्सर के पास, लेकिन गंगा नदी जो बिहार के क्षेत्र को छोड़ती है ये कटिहार के पास गंगा नदी बिहार के क्षेत्र को छोड़ देती है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब इसी के तहत जो हमारा अगला पॉइंट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में, कि 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर 15 अगस्त 2022 तक की हम बात करें तो भारत में कुल मिला के 75 रामसर स्थल हैं। ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला 5वां प्रश्न। तो हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाले बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा जेपी नड्डा के द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। और इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव और विकास लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा की गई। इसी पर कह सकते हैं ये आधारित था, यही इसकी विषय वस्तु थी, जो कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव और विकास लाना ही इसका एक उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट में संसद आदर्श ग्राम योजना की। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, हालांकि दोनों अलग है, इसे हमने यहाँ पर एडिशनल तौर पर एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल किया है। तो संसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो गाँव के निर्माण और विकास हेतु एक कार्यक्रम है। तो इसी चीज को आगे हमने लिखा है कि इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। और साथ साथ यहाँ पर इसके शुभारंभ की बात करें तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ 15वें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को किया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत प्रधानमंत्री बने थे और 11 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा आज का 6वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि चौसा थर्मल पावर प्लांट से किस वर्ष से 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होगा, यानी कि 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होगा। तो इसका जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य निर्धारित है 2023। अब यहाँ पे बात यह है बक्सर की, क्योंकि चौसा जो स्थित है ये बक्सर में ही है, चौसा जो जगह है ये बक्सर में ही है। तो बक्सर की बात आई है तो बक्सर के बारे में ध्यान रखें, हाल ही में बिहार के बक्सर में किसानों द्वारा काला नमक चावल की खेती की जाएगी। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने विस्तार पूर्वक दिया था और इसको लेकर के बिहार कृषि विभाग के द्वारा भी कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए पहल की गई है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखें, इसका जो शुरुआत हुआ आधिकारिक तौर पर ये काला नमक चावल की, ये बक्सर में इसकी शुरुआत हुई। हालांकि जो मूल रूप से काला नमक चावल को जीआई टैग मिला है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, बिहार में वर्ष 2023 से गंगोत्सव की शुरुआत की जाएगी। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि अगस्त 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में एनएच की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला लिया है। प्रश्न पूछा गया है कि बताएं कि इसमें बिहार की कितनी योजनाएं शामिल हैं। तो राइट आंसर होगा इसमें बिहार की 51 योजनाएं शामिल है। अगस्त 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। चलते हम यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2022 में मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है।
तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। यहाँ पर देखिए विकास शब्द छूट गया है, आप लोग यहाँ पर विकास शब्द ऐड कर लेंगे। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना और इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र यानी कि आर्द्र भूमि को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने का लक्ष्य लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और इस साथ साथ यहाँ पर एक रिपोर्ट हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, वार्षिक मांग, वार्षिक उत्पादन और वार्षिक मछली का आयात और निर्यात के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है, जो कि सरकारी रिपोर्ट है, जो बिहार सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के आधार पर हमने यहाँ पर शामिल किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने। हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, चलते हैं आज के अगले 9वें प्रश्न पे। तो हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा सुरेश कांत वर्मा। आपको ध्यान रखना है कि इनका जो कार्यकाल होगा ये अगले 3 साल तक का होगा और इस साथ साथ सुरेश कांत वर्मा बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। और एक रिपोर्ट के आधार पर हम यहाँ पर बात करें तो एक रिपोर्ट के आधार पर या फिर अनुसार बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशन हब पटना है, जबकि दूसरे स्थान पर है दरभंगा। यही जानकारी हमने थोड़ी समय पहले आपको दिया था, इस बात का यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि अगस्त 2022 में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा तत्कालीन उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया। आपको ध्यान रखना कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उद्योग विभाग की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री, ये अब उद्योग मंत्री नहीं रहे। हालांकि वर्तमान समय बात करें, वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासे, तो इस बात का भी यहाँ से ध्यान रखें। और यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की, तो इसे लॉन्च किया गया था तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा और इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप पोर्टल का भी लोकार्पण किया था। चलिए अब यहाँ पर हम आगे आ चुके हैं और यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में। हालांकि वैसे छात्र जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी नहीं करने वाले हैं या फिर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं होने वाले हैं, तो वीडियो को 1 मिनट स्किप कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं ये उपयोगी होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वैसे छात्रों के लिए जो आगामी 68वीं बीपीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनिएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा कितने अंकों का होता है, मेगा सूची कितने अंकों पर बनता है, बिहार करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे होगी और 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए बेस्ट मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो इन सारी बातों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर अगले स्लाइड में देख रहे हैं कंप्लीट परीक्षा पैटर्न की जानकारी हमने दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विस्तार से सभी चीज़ों को हमने लिखा है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। बात करें यहाँ पर हम प्रारंभिक परीक्षा की, तो ये आपका 150 अंकों का होता है। हालांकि एग्जाम 3 चरणों में आयोजित होता है, जिसमें कि 2 जो चरण होता है मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इसी के अंकों के आधार पर यानी कि इसी 1020 अंकों के आधार पर आपका मेरिट सूची में नाम आता है। और बात करें यहाँ पर हम सामान्य हिंदी की, तो ये एक क्वालिफाइंग पेपर है जो कि आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। तो ये सारी बातें हमने आपको पहले भी विस्तार से बताया है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करने वाले 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में, जो कि बीपीएससी मेकर ऐप पर लॉन्च होने वाला है। तो इसके तहत आपको सिलेबस का पूरा नोट्स मिलने वाला है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। आप यहाँ पर सभी चीज़ों को देख सकते हैं और ये सारा का सारा प्री स्टडी मटेरियल होगा, जो कि आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 2 पैकेज ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं बीपीएससी के 67 प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, तो आपको केवल और केवल ये 499 रुपये में उपलब्ध होगा। जो यहाँ पर आपको छूट मिलने वाला है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि अगर आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका फी हो जाएगा 799 रुपया। तो प्री रजिस्ट्रेशन या फिर प्री एडमिशन प्रक्रिया है, जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू पूरा करना है। एग्जाम के बाद ये क्लासेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको मिलने लगेगा। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसमें टेस्ट सीरीज भी आपका इंक्लूड होगा आपके एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल होता है, टेस्ट सीरीज को भी हमने इसमें शामिल किया है। मिनिमम 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिलेंगे फुल लेंथ, और सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो मिनिमम 100 सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सभी के सभी आपका ऑनलाइन होगा और ये हिंदी भाषा में उपलब्ध होगा। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहे तो आप यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट है। आप जल्दी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश निकलकर सामने आया है कि इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर 2022 में आ रहा है। तो ऐसे में स्थिति को मान के चलिए और जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो वैसे छात्र जो बार बार मुझे मैसेज कॉल कर रहे थे, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के अगले 11वें प्रश्न पे।
ये 11वां प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रघुनाथपुर स्टेशन का नाम स्थानीय मंदिर के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। बताएं कि यह किस जिले में है। ये अभी खबरों का विषय बना हुआ था, ऐसे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया यह किस जिले से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ये संबंधित है बिहार के बक्सर से। और इसके तहत जो हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा परमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रखने का निर्णय लिया है। और साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि इसे ब्रह्मा के द्वारा विकसित किया गया है और इसी वजह से इस मंदिर का नाम ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर कहा गया है। तो ये सारी कंप्लीट जानकारी हमने पहले भी आपको दे दिया है। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर होगा अपना बिहार। बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है हाल ही में बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य ने या फिर राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसको लेकर के पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को आदेश भी दे दिया। अब यहाँ पर देखिए बात आई है पंचायती राज विभाग की, तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि वर्तमान में पंचायती राज्य मंत्री कौन बने हैं। जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है तो ऐसे में जो पंचायती राज्य मंत्री बने हैं ये मुरारी प्रसाद गौतम बने हैं। संबंधित सारी जानकारी को आपको इसी तरह से चेन बना के याद रखना है। नेक्स्ट होगा हमारे यहाँ पर 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न की हाल ही में विक्रमशिला पुल के समानांतर बनने वाले पुल को पथ निर्माण विभाग से मंजूरी मिली है। बताएं कि इसके निर्माण के लिए या फिर इसके लिए कितने करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर 995 करोड़ रुपए का टेंडर को मंजूरी दिया गया है। और यहाँ पर इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि इस पुल के निर्माण योजना की मॉनिटरिंग गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। और साथ साथ इस पुल की बात करें तो यह पुल गंगा नदी पर बनने वाला 4 लेन का पुल होने वाला है। और इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में 995 करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दी है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है। नोट अगर नहीं कर सकते हैं तो तमाम मटेरियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप वहां पर डेली बेसिस पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला है 14वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में कितने बाघों की मौत हुई है। ये आंकड़ा अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। तो इस आंकड़े के आधार पर हम बात करें तो इस अवधि के दौरान यानी कि 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हुई है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना कि हाल ही में यह आंकड़ा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 270 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। और दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य राज्यों की हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में यानी कि 2012 से 2022 तक इस दशक तक राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में क्रमशः 25, 17, 13, 11 और 11 बाघों की मौत हुई है। ये सारी बातें यहाँ पर संबंधित है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसमें ये सारी बातों का जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। और साथ साथ यहाँ पे हम बात करें दुनिया भर की तो दुनिया भर के कुल 13 देशों में ही बाघ पाए जाते हैं। और इन सभी 13 देशों में से बात करें तो सबसे ज्यादा 70% बाघ अकेले भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अपने देश भारत में ही है। चलते हम यहाँ पर अगले 15वें प्रश्न पे। हमारा 15वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, हालांकि जो शॉर्टलिस्ट प्रक्रिया थी यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो सूची भेजी गई थी उसमें 6 शिक्षकों का नाम था। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने एकदम से विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से 6 शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। तो उसमें से जो चुने गए हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 2 शिक्षकों का चयन किया गया। तो उसी पॉइंट को हमने यहाँ पर आगे लिखा है कि जिनमें बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। और इन 2 शिक्षकों की बात करें तो इनमें प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज के सौरभ सुमन और वहीं पे महादेव उच्च विद्यालय खुसरूपुर पटना के निशा कुमारी शामिल है। तो इन दोनों शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है जो कि 2022 में दिया गया। 2022 में कुल मिलाकर 40 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। लेकिन वहीं पे बात करें बिहार के दृष्टिकोण से तो बिहार के इसमें 2 शिक्षक शामिल थे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 16वां प्रश्न। ये प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया।
इसके तहत आपको ध्यान रखना 15 अगस्त 2022 तक रोड मैप तैयार कर लेने का दिशा निर्देश भी दिया गया था और इस साथ ही साथ इसके लिए 22 एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक भी हुई थी। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, वर्तमान में बिहार की शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री है श्री चंद्रशेखर। तो ये सारी बातों को यहाँ से याद रखना है, नोट करना है। नेक्स्ट होगा हमारा 17वां प्रश्न। तो ये 17वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बीपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं अतुल प्रसाद। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उन्होंने 4 अगस्त 2022 को अवकाश प्राप्त किए निवर्तमान अध्यक्ष आर.के. महाजन का स्थान लिया है। और इस साथ साथ अतुल प्रसाद इसी वर्ष फरवरी 2022 में बिहार के विकास आयुक्त की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसका जो सदस्य होता है ये 6 वर्ष की अवधि या फिर 62 वर्ष की आयु तक के लिए पदभार ग्रहण करते हैं। और बात करें हम यहाँ पर बिहार के मुख्य सचिव की, तो बिहार के मुख्य सचिव हैं वर्तमान में आमिर सुबहानी। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 18वां प्रश्न। ये 18वां प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हार्टिकल्चर या फिर शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। और इस योजना के जिलावार संचालन हेतु 2400 यानी कि 2400 कृषकों को सेंटर ऑफ एक्सलेंस की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और बात करें हम वर्तमान में बिहार की कृषि मंत्री की, तो वर्तमान में जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है, तो ऐसे में बिहार की जो वर्तमान कृषि मंत्री है ये श्री सुधाकर सिंह है। चलते हम यहाँ पर अगले 19वें प्रश्न पे। तो हमारा 19वां प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है। ये प्रश्न काफी ज्यादा खबरों में था और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार। और इसके तहत जो हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं के यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। और इसके तहत हमारा अगला पॉइंट है कि इसे 1916 में कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस होने के बाद विकसित किया गया था। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान रखना है, कुछ खगोलीय उपकरण चोरी हो जाने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था। तो ये सारे संबंधित है जो कि आपको ध्यान रखना है कि इसे अभी हाल ही में यूनेस्को की संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 20वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि अगस्त 2022 में बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा जदयू को अभी हाल ही में मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। जदयू की बात करें तो जदयू अर्थात जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था, जब शरद यादव के जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार व जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी का विलय हुआ। तो विलय के परिणाम स्वरूप ही जदयू पार्टी गठित हुई थी या फिर ये पार्टी बनी थी। हालांकि यहाँ पर हम बात करें 1994 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया था। तो ये सारे संबंधित हैं। अगला होगा यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है। तो सास बहू बेटी अभियान की बात करें तो ये संबंधित है बिहार सरकार से। और इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार में जनसंख्या की गति को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। और इसको लेकर के इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है और इसकी जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति को दिया गया है। यानी कि कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सास बहू बेटी जो अभियान संबंधित है ये जनसंख्या को कंट्रोल करने यानी कि जनसंख्या को नियंत्रित करने पर ही कार्य करती है, यानी कि इसी विषय पर यह आधारित है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 22वां प्रश्न। ये 22वां प्रश्न है कि पटना सचिवालय में 1942 में झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की गोलीकांड में मौत हुई थी। बताएं कि इस स्थान पर शहीद स्मारक की आधारशिला कब रखी गई थी। इसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हमने आपके साथ साझा किया है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो आधारशिला रखा गया था ये 15 अगस्त 1947 को इस स्मारक की आधारशिला रखी गई थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो यह घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी और हाल ही में 2022 में 11 अगस्त को इसकी 80वीं बरसी मनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसी वजह से यहाँ पर हमने इस प्रश्न को इसमें शामिल किया है। और यहाँ पे बात करें इन 7 शहीदों की, तो शहीदों में देवीपाथ चौधरी, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह और राम गोविंद सिंह शामिल थे। इन 7 शहीदों का नाम आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से एक बार प्रश्न पूछे गए हैं।
अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि इसी स्थान पर शहीद स्मारक की आधारशिला 15 अगस्त 1947 को बिहार के पहले राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की उपस्थिति में रखी थी। यानी कि इसकी जो आधारशिला रखी गई थी ये 15 अगस्त 1947 को रखी थी बिहार के पहले राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ने, और उस समय बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह की उपस्थिति में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और फिर इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है कि फिर शहीद स्मारक का अनावरण जो हुआ था ये 24 अक्टूबर 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो संबंधित सारे फैक्ट यहाँ से नोट कर लीजिए। चलते हम यहाँ पर अगले 23वें प्रश्न पे। ये हमारा 23वां प्रश्न की हाल ही में बिहार के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस की पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि किस स्थान पर उन्हें महज 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर में इन्हें फांसी दी गई थी महज 18 वर्ष की आयु में। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1989 को बंगाल प्रांत के मिदनापुर में हुआ था। और साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने विस्तार से शामिल किया है क्योंकि यहाँ से आपके प्री एग्जाम में अक्सर प्रश्न बने हैं, तो विस्तार पूर्वक इसे ध्यान से समझिएगा। तो 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में जब जबरदस्त प्रक्रिया हुई थी तो इसमें हिस्सा लेने वाले क्रांतिकारियों को मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने बहुत क्रूर दंड दिए थे। और इसके पश्चात युगंतर समिति ने किंग्सफोर्ड द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्म का बदला लेने का फैसला किया। इसको लेकर के एक गुप्त बैठक भी आयोजित हुआ था और इस गुप्त बैठक में यह फैसला हुआ कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड को मारेंगे, यानी कि उनकी हत्या करेंगे। और इस घटना को अंजाम देने के लिए इसी पॉइंट को यहाँ पर आगे लिखा गया है। और फिर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका, लेकिन उस गाड़ी में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमदर्दी रखने वाले कैनेडी का परिवार था, जिसमें बैठे सभी लोग मारे गए थे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि इस घटना से भयभीत होकर प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। और साथ ही साथ 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए गए। तो ये सारे संबंधित है। यहाँ से हमने देखा कि कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हम बात करें इस पॉइंट की बिहार के अब तक के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी युवक के, तो इनका नाम है खुदीराम बोस, जिनको 18 वर्ष की आयु में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 24वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वर्तमान में या फिर कह सकते हैं बिहार के जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं ये तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। लालू प्रसाद यादव के ये पुत्र हैं जो अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। ये दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहली बार की हम बात करें तो हालांकि इससे पहले वर्ष 2015 के चुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था और परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। और इसके बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी थी और इसके परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री बने थे, ये 5वीं बार इन्होंने शपथ लिया था और तेजस्वी प्रसाद यादव राज्य के पहले युवा उप मुख्यमंत्री बने थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखें, अभी हाल ही में जो ये उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी यादव, ये दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट। ये अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक प्रकार से रिकॉर्ड स्थापित हो गया है इनके नाम। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर अगला 25वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक बैंक खोला गया है? तो ये इस प्रकार का यूनिक बैंक जो खोला गया है ये बिहार के मुजफ्फरपुर में खोला गया। तो राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर बिहार। आपको ध्यान रखना बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने एक अनोखा बैंक खोला है और इस बैंक में भिखारी भीख से मिले पैसे जमा करते हैं और साथ ही जमा की गई रकम पर इन भिखारियों को ब्याज भी मिलता है और जरूरत पड़ती है तो इन भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। यानी कि सारी प्रक्रिया जो होती है एक तरह से बैंक की तरह ही होती है और इस सप्ताह में इसकी बैठक भी आयोजित होती है। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को हमने लिखा है कि पहली बार भारत में ऐसा बैंक खोला। एक प्रकार से एक यूनिक बैंक है, हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। ये थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा हटके है, तो इस बात का ध्यान रखें। मुजफ्फरपुर बिहार से ये संबंधित है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा अगला 26वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में नवगठित बिहार सरकार में समाज कल्याण विभाग का कार्यभार इन्हें सौंपा गया है? तो राइट आंसर होगा मदन साहनी को समाज कल्याण विभाग का कार्यभार अभी हाल ही में सौंपा गया। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर ध्यान रखना, हाल ही में 16 अगस्त 2022 को राजभवन में बिहार कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ है और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने कुल 31 विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और जिसमें कि आरजेडी के 16, जदयू के 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और एक निर्दलीय विधायक ने शपथ ली है। तो ये सारे संबंधित है जो नवगठित जो कह सकते मंत्रिमंडल बना है उनसे। तो ये प्रश्न है कि इस वर्ष आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है कुल मिला के बिहार के 26 पुलिस कर्मियों को ये सम्मान दिया गया है।
इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष मनाए गए 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य बलों को कुल 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। पूरे भारत से 1082 पुलिसकर्मियों को यह सम्मान दिया गया है। बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के पुलिसकर्मियों को, यानी बिहार के 26 पुलिसकर्मियों को यह पदक दिया गया है। नेक्स्ट का हमारा यहाँ पर 28वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो नया शिक्षा मंत्री की बात करें तो श्री चंद्रशेखर बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट है जो कि आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि श्री अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री बने हैं, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री, रामानंद यादव खान एवं भूतत्व मंत्री, लेसी सिंह खान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, मदन शाहनी समाज कल्याण मंत्री और इसके अलावा समीर कुमार महासेठ ये उद्योग मंत्री बने हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर 31 विधायकों को मंत्री पद का शपथ दिया गया है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है कुछ यहाँ पर हमने शामिल किया है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 29वां प्रश्न। ये 29वां प्रश्न की हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हुआ है। बताएं कि वे क्या थे? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ये बीसीसीआई के पूर्व सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष थे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, इस वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूल रूप से बात करें हम यहाँ पर अमिताभ चौधरी की, तो वो मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के मनीगाछी के बाथो गांव के रहने वाले थे और वे बीसीसीआई के पूर्व सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। हम बात करें यहाँ पर अमिताभ चौधरी की, तो अमिताभ चौधरी 2002 में बीसीसीआई के सदस्य बने थे। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 30वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अभी हाल में बने हैं श्री तेज प्रसाद यादव। और यहाँ पर बात करें कुल 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और इसमें कुछ जो निम्नलिखित हैं वो आप चाहें तो यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं कि श्रीमती शीला कुमारी परिवहन मंत्री, श्री समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री और जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति एवं युवा मंत्री, जयंत राज लघु जल संसाधन मंत्री, सुधाकर सिंह कृषि मंत्री और साथ मोहम्मद जमा खान ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं। तो ये सारी बातों को यहाँ से नोट कर लेना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 31वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में दशरथ मांझी या फिर माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि वे कहाँ के निवासी थे? तो दशरथ मांझी की बात करें तो ये गहलोर गया के रहने वाले थे। हमने यहाँ पर इसकी कंप्लीट जानकारी आपके साथ साझा किया है कि दुनिया में माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी की हाल ही में 17 अगस्त 2022 को 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को गहलोर गया बिहार में हुआ था। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि 1960 से 1982 के दौरान इन 22 वर्षों में परिश्रम के बल पर पहाड़ को काटकर अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से महज 15 किलोमीटर तक कर दिया था। ये अपने कठिन परिश्रम के बल पर इन्होंने पहाड़ को काटकर ये शॉर्टकट निकाला था। अपनी पत्नी जो थी इनकी, पत्नी की जो हत्या यानी कि पत्नी की जो मौत हुई थी पहाड़ से गिरकर हो गई थी। तो पत्नी की ही कह सकते हैं एक गम में इन्होंने ये कदम उठाया था, जो कि कठिन परिश्रम के बल पर यानी कि 22 साल का इन्होंने प्रयास किया, जिसके बाद ये उपलब्धि इन्हें हासिल हुई थी। और यहाँ पर हमने अगले पॉइंट पे लिखा है कि इसी पहाड़ से गिरकर उनकी पत्नी का निधन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का निर्णय लिया था। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि 17 अगस्त 2007 को 78 वर्ष की आयु में पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर के कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 32वें प्रश्न पे। हमारा 32वां प्रश्न की हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद्र हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर का पटना महिला टीम ने इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद्र हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता पटना महिला टीम ने जीता है। बात करें हम यहाँ पे फाइनल मुकाबले की, तो फाइनल मुकाबला पूर्णिया और पटना के बीच खेला गया था और यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी, जिसमें कि पूर्णिया, पटना, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, कैमूर, मुजफ्फरपुर, रोहतास अर्थात कुल मिलाकर 8 टीमों यानी कि 8 जिलों की महिला टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। जो विजेता रहा ये पटना रहा और वहीं पे उप विजेता की बात करें तो उप विजेता पूर्णिया रहा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 33वां प्रश्न। ये 33वां प्रश्न है कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम जो कि महाराष्ट्र के हैं, इन दोनों की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो राइट आंसर होगा गोल्ड मेडल इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। आपको ध्यान रखना हाल ही में आयोजित थाईलैंड के पटाया में, यहाँ पे देखिए 2 बार आयोजित लिखा गया, तो हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत ने 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज सहित कुल मिलाकर 17 पदक अपने नाम किए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये पदक के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इस प्रतियोगिता की बात करें तो इस प्रतियोगिता में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था।
अब यहाँ पर हमारा अगला है 34 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बने हैं, बताएं कि वे निम्न में से किस दल से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा राजद अर्थात आरजेडी। आपको ध्यान रखना, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा में नए स्पीकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी निर्विरोध चुने गए हैं। और इसको लेकर के हमने एक पॉइंट यहाँ पर ये शामिल किया है कि इससे पहले विजय कुमार सिन्हा इस पद पर थे। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। तो अगस्त 2022 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जितना भी प्रश्नों का संग्रह था वो आप यहाँ पर देखें। ये सारे प्रश्न जो हमने शामिल किया सभी के सभी चुनिंदे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न स्वाभाविक तौर पर जरूर बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिए। अभी हाल ही के दिनों में जो एग्जाम आयोजित हुआ है सारे एग्जाम में हमारे मटेरियल से प्रश्न बने हैं। खास करके हम बात करें बीपीएससी एग्जाम या फिर बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्जाम, यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आपके पास प्रश्न पत्र उपलब्ध है तो आप देखिए। हालांकि आप लोग वीडियो में कमेंट करके भी और स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि यहाँ से आपके करंट अफेयर्स एग्जाम में बनते हैं या फिर नहीं, तो वो चीज़ें वहाँ से आपको पता चल जाएगा। हमने एक प्रूफ भी दिया था, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और बात करें यहाँ पर हम 68वीं बीपीएससी एग्जाम की। तो 68वीं के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया था, तो वैसे छात्र जो इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप 67वीं बीपीएससी एग्जाम से पहले इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी को स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा समय मिलेगा और चीज़ों का बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।